ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमए। आज डिसीजन मेकिंग का माशाल्लाह से तीसरा दिन है। कल हमने जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक सवाल किया था क्लास के अंदर, बल्कि शायद हमारा दूसरा तीसरा सवाल था। एक हमने आसान सी एग्जांपल की थी, उसके बाद हमने एक आई कैप का पास पेपर किया जो हमारा 100% मैच हुआ था माशाल्लाह। और उसके बाद हमने तीसरा सवाल स्टार्ट किया था रिलेटिवली ब्रांड न्यू स्प्रिंग 24 का सवाल। हमने कहा था कि ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने परेशान बिल्कुल नहीं होना। चूंकि कल हमने ये सवाल आधा किया था तो मेरे लिए लाजमी है कि मैं अगली क्लास के स्टार्ट में इसका एक हल्का सा रिकैप दूं। तो रिकैप हम देंगे वर्किंग वाइज। सबसे पहली वर्किंग हमने क्या की थी कि मैक्सिमम कितनी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो किसी एक महीने में बन सकती हैं। और ये वर्किंग का डाटा हमें किस कोने से मिला ये चेक कीजिएगा जरा। पहला वाला बॉक्स, उसमें लिखा था डिपार्टमेंट ए के मशीन आवर्स कितने हैं, डिपार्टमेंट बी के मशीन आवर्स कितने हैं, डिपार्टमेंट ए और बी के लेबर आवर्स कितने हैं। तो हमने वर्किंग वन में हिसाब लगाया कि मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है एक महीने में। तो पता लगा कि मैक्सिमम 720 यूनिट जो है वो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नंबर टू में हमने क्या क्या चीजें निकाली। हमने यूजिंग सेकंड वाला बॉक्स, चेक करें सेकंड वाला बॉक्स में लेबर के आगे लिखा हुआ है 2100 डिपार्टमेंट ए में और 3200 डिपार्टमेंट नंबर बी में। इसका मतलब ये कि ये जो दोनों आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, इसका एक घंटे काम करने का आप जो है वो मजदूर को कितने सारे पैसे देते हैं। तो पता लगा 300 और 320। नेक्स्ट हमने देखा कि आइडल आवर्स का क्या हिसाब किताब है। हमने देखा कि अगर 720 से ज्यादा आप लोग यूनिट्स ही नहीं बना सकते तो टोटल कितने घंटे तक आपके मजदूर जो है वो फजूल बैठे रहेंगे। तो पता लगा 560 और 300। फिर उसके बाद अगली वर्किंग हमने आई मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हम कितनी कर सकते हैं। सवाल की स्टोरी ये थी कि फिलहाल आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं और फ्यूचर में आपने किसी और प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन करनी है। तो फिलहाल जो करंट तरह की चीज है उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सिर्फ 720। और जो अलग नई वाली चीज है जो हमने अब प्रोड्यूस करनी है उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, 540। नेक्स्ट हमने हिसाब लगाने की कोशिश की है 540 यूनिट्स अगर हम महीने में बन सकते हैं। और सवाल ने बताया था कि टोटल आपको 990 यूनिट्स बेचने हैं। तो 990 यूनिट्स बनने में कितना टाइम लगेगा, 940 डिवाइडेड बाय 550, 1.833 मंथ। इसका मैंने आपको मतलब बताया था, 1.833 मंथ का मतलब है एक महीना पूरा। और अगले महीने का 83% आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी तो पता लगा था 30 डेज का 83% होता है 24.999 डेज, यानी कि तकरीबन 25 दिन पूरे। और सवाल ने एक और बात बताई थी, मैं आपको दिखा भी दूं सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 चेक कीजिएगा। सवाल ने कहा था शुरू में 2 दिन जाया हो जाएंगे और एंड पे 3 दिन जाया हो जाएंगे, यानी कि टोटल 5 दिन जाया भी होने थे। तो बड़ी राउंड सी खूबसूरत सी कैलकुलेशन हुई कि इस पूरी प्रोडक्शन में आपको पूरे 2 महीने लग जाएंगे। 5 दिन जाया वाले, एक महीना पूरा, और 25 दिन हमने वर्किंग नंबर 3 में जो है वो निकाले। उसके बाद वर्किंग 4 हमने स्टार्ट की थी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग डिसीजन मेकिंग इस तरह के सवाल की, जिसमें हम रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट बेनिफिट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने फिलहाल वाली फिलहाल वाली प्रोडक्शन छोड़ के अगर दूसरी वाली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या पॉजिटिव बात होगी। तो सबसे पहली पॉजिटिव बात है कि हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम न्यू प्रोडक्ट से रेवेन्यू कमाएंगे। हमने रेवेन्यू सबसे टॉप पे लिख दिया। फिर साथ ही जब हम रेवेन्यू की बात करें तो हमें याद आया रेवेन्यू लूज भी तो हो जाएगा। जब हम पुरानी वाली प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो पुरानी वाली प्रोडक्ट से हमने जितना 2 महीनों में रेवेन्यू कमाना था, अब वो जो है वो लॉस्ट हो गया। 1,03,000 का फायदा हुआ तो 1 लाख, लेकिन ये मिलियंस में है। 103 मिलियन का अगर फायदा हुआ है तो 86 मिलियन का लॉस भी हो रहा है। उसके साथ ही कॉस्ट सेव्ड, अगर आप कोई पुरानी प्रोडक्ट बना के नहीं बेचेंगे तो इतनी बुरी बात नहीं है। शायद आपने खर्चा भी अपना बचा लिया। तो खर्चा कितना बचा लिया, 29,100, 720 इंटू 2। 720 इंटू 2 कहाँ से आया, वर्किंग वन में हमने हिसाब लगाया था कि एक महीने में 720 यूनिट्स बनते हैं मैक्सिमम। और ये टोटल गेम जो है वो 2 महीने का है, तो 2 महीने में कितनी प्रोडक्ट्स आपने नहीं बनाई, 720 इंटू 2 यानी कि 1440। और 29,100 कहाँ से आया, 29,100 मैं आपको दिखा दूं। हमने सारी वेरिएबल कॉस्टों को ऐड किया था, मटेरियल की, लेबर की और वेरिएबल ओएच की। 20,000, 5,300 और 3,800। तो आप लोगों ने कहा आंसर आया 29,100। उसके बाद हम कैलकुलेशन क्या कर रहे थे, हमने कहा मटेरियल का कितना खर्चा हो गया, 30,000 कहाँ से आया है, ये 30,000 यहाँ से आया है, ये वाला 20 और ये वाला 10 मिला के हो गए 3030।
30,000 इंटू कितनी प्रोडक्ट्स बनानी है, 990। फिर हमने बात की वेरिएबल ओवरहेड्स की। वेरिएबल ओवरहेड्स हमने कहाँ से निकाले, वो भी सवाल में जो है वो तकरीबन गिवन था। 1,800 रुपए और 2,000 रुपए फिलहाल जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका वेरिएबल चार्जेस हैं। कैसे, 1,800 डिवाइडेड बाय 6। 6 कहाँ से आया, ये रहा 6, ये वाला 6 और ये वाला 5। हमने डिवाइड करके पता लगा लिया कि 1 घंटे मशीन चलने से वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना खर्चा हुआ करता होता है। लेबर कल हमने एट द एंड जान के इग्नोर कर दिया था कि लेबर पे जो है वो टाइम ज़्यादा लगना है, तो आज की क्लास में हम जो है उसे डिस्कस कर लेंगे। ले जी, हमने बड़ा अच्छा रिकैप कर लिया तकरीबन 10 मिनट लगा के। अब आए इस रिकैप से आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है लेबर। लेबर के बारे में सवाल ने क्या फरमाया था, सवाल ने कहा था कुछ ओवर टाइम का मसला है, कुछ अंडर टाइम का मसला है, कुछ आइडल टाइम का मसला है। चेक करें क्या, एक दफा वो एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं जाके। एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 चेक कीजिएगा। लिखा है लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम। फर्दर द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर दीज टास्क एंड कैनॉट बी यूज इन अदर डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ के जो मजदूर हैं आप किसी और डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते। अगली बात, आइडल लेबर इज पेड एट 85% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। और जो आइडल टावर करंट प्रोडक्ट के हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड ओवरहेड्स में इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये फिलहाल हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन हमने जो माइनस की है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन में से या कॉस्ट सेव में से, उससे उसका ताल्लुक नहीं है। अब अगली चीज, हमने ये हिसाब लगाना है कि लेबर का खर्चा कितना होगा, पहले आइडल टाइम कितना होता था, अब आइडल टाइम जो है वो कितना हुआ करेगा, और जो है वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी एक नई वर्किंग। कितनी वर्किंग्स होगी, वर्किंग 5। वर्किंग 5 में जाके लिखते हैं आइडल टाइम। पहले कितना आइडल टाइम हुआ था हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ था वर्किंग नंबर 2 में, 560 और 300। करंट है 560 एंड 500। एक मिनट, ये फिगर्स मैंने शायद ऑपोजिट तो नहीं करनी। कितना था, 560 और 300। अब जरा चेक कीजिएगा, नई सिचुएशन में नई वाली प्रोडक्ट बनाने में आपको टोटल कितने सारे घंटे चाहिए होंगे। अभी इधर से पता लग जाता है, सवाल में आके देखिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 चेक करें, लिखा है लेबर आवर्स पर यूनिट। तो लेबर आवर्स पर यूनिट आपके पास गिवन है 8 और 12। तो जरा पता लगाइएगा, 8 इंटू टोटल आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, 990। 8 इंटू 990 क्या होता है और 12 इंटू 990 क्या होता है, ये जाके इधर ही हम अपनी वर्किंग के साथ लिख लेते हैं। टोटल रिक्वायर्ड आवर्स, डिपार्टमेंट ए 990 इंटू और डिपार्टमेंट बी 990 इंटू, क्या थी फिगर्स, 8 और 12, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू आप लोगों ने कहा 792 एंड 1188। सॉरी, डिवाइड करना था, नहीं मल्टीप्लाई करना था। एक मिनट, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 990 प्रोडक्ट्स बनानी थी और हमें, ठीक है सही जा रहा है, 7,920 आवर्स हमें चाहिए। और 990 इंटू 12, 11,880 यूनिट्स चाहिए। अब यहां एक और बात, ये तो है टोटल। टोटल से मुराद ये कि आपको 2 महीनों में मिला के कितने आवर्स चाहिए। अब जरा देखिएगा आवर्स अवेलेबल कितने हैं। आवर्स अवेलेबल इन 2 मंथ्स। एक महीने की बात नहीं, जब गेम 2 महीने की है तो फिर हमें माइनस भी 2 महीनों को ही करना चाहिए। 2 महीने, अगर एक महीने हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट ए के 5,600 और डिपार्टमेंट बी के 7,500। स्क्रीन पे देखें लिखा आ रहा है 5,600 7,500, ये रहा, आया नजर। तो 5,600 और 7,500 अगर एक महीने का है, 5,600
इंटू टू और 7,500 इंटू टू। अब पता लग जाएगा कि कितना ओवर टाइम है, कितना आइडल टाइम है। हाँ जी, कहीं आपका आंसर 11,200 और 15,000 तो नहीं? अब कोई मुझे अक्लमंद बंदा बताएगा कि हमारे पास अब ओवर टाइम की सिचुएशन आ गई है कि आइडल टाइम की? अभी भी टिका के आइडल टाइम है। अवेलेबल आवर्स हैं 11,200। आपका डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है? 7,920। तो रिवाइज आइडल टाइम फिर कितना हुआ? रिवाइज्ड आइडल टाइम डिपार्टमेंट ए में 11,200 माइनस 7,920 और डिपार्टमेंट बी में 15,000 माइनस 11,880। हाँ जी, 3,280 और 3,120, इतना सारा टाइम अभी आइडल है। आइडल टाइम के बारे में सवाल ने क्या फरमाया था? सवाल ने कहा था आइडल टाइम में ना हम लेबर्स को पे करते हैं 85% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। अब यहां फिर वही रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली बात कि अब हमारे लिए रेलेवेंट क्या है। पहले हम मजदूरों से कम काम करवाते थे, अब ज्यादा काम करवा रहे हैं। पुराना आइडल जो है वो टाइम कितना हुआ करता था? 560 और 300। ये एक महीने की बात थी। तो प्रायर आइडल टाइम ए का और बी का एक महीने का था 560 और 300। तो बंदा पूछे 2 महीनों का कितना होगा? 560 का डबल, 1,200। नहीं, 560 है, 1,120। और दूसरे का 300 टू 600। आपका आइडल टाइम इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? पहले 11,020 घंटे सिर्फ हैं, डिक्रीज हो गया? आर यू श्योर? पहले 1,120 घंटे मजदूर फजूल बैठते होंगे 2 महीने में, अब 2 महीने में वो 3,280 यूनिट जो है वो घंटे फजूल बैठेंगे। तो ये तो आइडल टाइम हमें इंक्रीज होता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये आइडल टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि क्या पैसे पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे या पैसे पहले से कम देने पड़ेंगे? अगर काम करो तो सैलरी पूरी मिलेगी, अगर आइडल बैठोगी बैठोगे सॉरी, आइडल बैठोगे तो सैलरी जो है वो कम देनी पड़ेगी। तो हमारा इसके रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ये हुई कि पहले हमने जो है वो इनसे ज्यादा काम करवाते थे, अब हम इनसे जो है वो और ज्यादा जो है वो कम काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन करनी है वो कम यूनिट्स की करनी है ओवरऑल। पहले हम 1,440 यूनिट्स बनाते थे, अब हम 990 यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं। तो आइडल टाइम सेव्ड डिपार्टमेंट ए के केस में 3,280 माइनस 1,120 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का आपने जो है वो कितना आइडल टाइम की कॉस्ट सेव कर ली। आइडल टाइम की कॉस्ट एग्जैक्टली है क्या? हमें पता है कि मजदूरों की कॉस्ट है 300 रुपए और 320 रुपए, जबकि आइडल को मिलता है 85% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, यानी कि 300 और 320 का 85%, मल्टीप्लाई बाय 300 का 85%। और बी के केस में 3,120 -600 का मल्टीप्लाई बाय 620
मल्टीप्लाई बाय 0.85। मैं नहीं चाहता आप इस 0.85 में जरा सा भी कंफ्यूज हो। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि हमने किस चीज को किससे मल्टीप्लाई किया। वर्किंग टू में हमने निकाल लिया था कि मजदूरों को हम कितने पैसे देते होते हैं, किस नियत से, इस नियत से कि वो काम करें। और फिर साथ ही सवाल ने हमें ये बताया कि अगर वो मजदूर काम नहीं करेंगे तो उनको जो है वो पैसे कम देने पड़ेंगे, टोटल सैलरी का 85% देना पड़ेगा। अब इससे आसान न्यूमेरिकल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले पुराने जमाने में लेट्स अज्यूम 100 लेबर आवर्स हुआ करते थे और आप उन्हें सैलरी 100 लेबर आवर्स की देते होते थे 85, बल्कि पूरी कर लेते हैं, 85 ही कर लेते हैं। 8500 आपने पुराने जमाने में देना होता था। अब आपके जो है वो आवर्स इंक्रीज हो गया, अब आप 100 के बजाय 200 लेबर आवर्स के जो है वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी भी क्या परसेंटेज है, अभी भी परसेंटेज तो सेम है। तो कॉमन सेंस कहती है कि ये आपका खर्चा जो है वो, जो आप लेबर्स को दे रहे थे वो डबल हो जाएगा। 85 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि शुक्र है हम पूरी सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि इतने घंटे की आपने एक्स्ट्रा जो है वो आइडल टाइम की पेमेंट करनी है। हाँ जी, ये क्लियर है। इसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव भी है। पहले आपने, अगर खुदा न खास्ता ये लोग काम कर लेते होते तो हम इन्हें 85 के बजाय पूरा 100 रुपए देते होते। हम पहले भी उन्हें 85 दे रहे थे, अब भी 85 दे रहे हैं। तो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 550800, और दूसरे वाले के 1328,040। जब से मैंने ये टाइपिंग पे शिफ्ट हूँ तब से जो है वो कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट हो गई है माशाल्लाह से। अब इन दोनों का ऐसा करें, सम भी कर लें एक ही दफा जो है वो। अभी आइडल टाइम सेव नहीं है, अभी आइडल टाइम इनकर्ड। हाँ जी, इन दोनों का सम 1878840। लें जी, हम वापस इधर आए। लेबर की हमने अलग से वर्किंग की है, वर्किंग नंबर 5। और आगे जो पैसे थे, अब 000 कॉमन लेके हम इसे कैसे लिखेंगे? 1840 का एकदम ने कॉमन लेना है ना। 1878840। और 7 के बाद डबल एट है, 490 है। और आखिरी तीन डिजिट्स हम खा गए। नहीं जी, हमारे पास लेबर का खर्चा भी निकल आया। पीछे रह के आ गया कुछ भी नहीं। एक दफा दोबारा देख लें कहीं उसने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा बात तो नहीं की कि कहीं जो है वो ये नया वाला प्रोडक्ट हम लगाएंगे तो हम फला फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सवाल ने कल ऐसी कोई भी बात नहीं की। इसका मतलब ये कल ही सवाल जो है ये 90% जो है वो सॉल्व हुआ होता, बस एक लेबर की जो है वो कैलकुलेशन रह गई थी। अब हमें चाहिए टोटल। अब टोटल कैसे करना है? देखें, कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। जो चीज नुकसान वाली थी उसे हमने नेगेटिव में लिखा है, जो चीज पैसे आपको पहुंचा रही थी। अब लेबर भी एक तरह से नुकसान है, इसे हम नेगेटिव करते हैं। हर तरह का खर्चा नेगेटिव है और हर पॉजिटिव बात यानी कि रेवेन्यू। अब देख लें आंसर क्या आता है। ना सिर्फ आंसर जरूरी है बल्कि आंसर का साइन भी जरूरी है। आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? बल्कि नहीं, ये 1878 हो जाएगा, एक और जीरो खत्म हो जाएगा। अब कीजिएगा जरा, सारी फिगर्स आपकी आंखों के सामने। आपने कहा 22530। ये तो पॉजिटिव बात हुई कि नेगेटिव? पॉजिटिव 1,40,000 है, 1,40,000 में से 80 निकला, 30 निकला,
5 निकला, 1 निकला, तो वाकई आंसर पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है कि हम एट द एंड मशवरा क्या देंगे, NEW शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर LTM 78 बिकॉज, अब बिकॉज के आगे ये वाली फिगर लिख दें, इट रिजल्ट्स इन रेलेवेंट, नेट रेलेवेंट बेनिफिट बेशक लिख दें, ऑफ रुपीज 22530, कॉमा 000। और इस तरह की स्टेटमेंट लिखने का एक और तरीका भी होता है, और पहली वाली लाइन सेम रहेगी, बिकॉज के बाद वाला पोर्शन, बिकॉज द रेलेवेंट बेनिफिट्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर हायर देन द रेलेवेंट कॉस्ट्स। लेकिन पहला वाला सेंटेंस जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन हमने जो है वो किसी एडजस्टमेंट में जो है वो हम परेशान नहीं हुए, किसी न किसी तरह से जो है वो सॉल्व कर दिया। किसी एडजस्टमेंट में अभी भी डिस्कशन है तो बता दें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आपने कहा नो, ओके, फिर आगे चलते हैं। एक सोल्यूशन भी देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर करीब करीब है कि दूर दूर है। बुक का आंसर है 16 मिलियन, हमारा आंसर है 22 मिलियन। ये 6 मिलियन कहाँ गए, कौन खा गया, एक नजर देख लेते हैं। ये एक नजर आप लोग देख लीजिएगा, इसे मैं इस तरह इसके साथ ही लाके फिट कर देता हूँ। सर रिक्वायरमेंट नहीं समझ आती, काइंडली रिक्वायरमेंट्स पढ़ना भी सिखा दें यार, मैं डे 1 से सिखाता आ रहा हूँ, ऐसे तो ना करो। लेकिन चले कोई नहीं, अब आपने कहा है तो अब तो मुझे उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। बंदा पूछे क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का सवाल भी एक जो है वो आईकैप को बड़ा पसंद है। आईकैप कहता है कि यार सिचुएशन कुछ यूं है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या आप एक प्रोडक्ट को जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। खुद प्रोड्यूस करते हैं तो मजदूरों को पैसे देने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल के पैसे देने पड़ते हैं। तो हम इतने सारे कामों में क्यों पड़ते हैं, ऐसा करते हैं वो चीज बनी बनाई किसी थर्ड पार्टी से पकड़ते हैं और आगे बेच देते हैं। और वो जो बनी बनाई चीज लेने से हमारे मजदूर फ्री हो जाएंगे, उस खरीद फ्री होने वाले मजदूरों से हम कोई और नेकी का काम करवा लेंगे। हमारा जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी और हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकेंगे कोई नई वाली प्रोडक्ट बना के बेच के। अब इसमें क्या जो है वो तरीकेकार होता है, बहुत ही इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। आप कंपेयर कर लेते हैं कि भाई आपने बाय करके कितने पैसे सेव कर लिए, और से आप कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आप बाय नहीं करते खुद से बनाते तो आपका एक्स्ट्रा कितना खर्चा होता है, और देख लेते हैं कौन सी साइड जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है। यकीन माने इस तरह का जो है वो जबानी जो है वो कैलकुलेशन है। तो हम डायरेक्ट जो है वो जाते हैं सचमुच के सवाल पे। क्वेश्चन 3 ऑफ ऑटम 18, 9 नंबर का सवाल है। आपने कहा था रिक्वायरमेंट पे खास ध्यान रखना है, तो खास ध्यान रख लेते हैं। रिक्वायर्ड एडवाइस कंपनी वेदर इट शुड आउटसोर्स कंपोनेंट बीटा और नॉट। अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ के स्टोरी कुछ कुछ समझ आती नजर आ रही है कि कंपनी का कोई चीज है जिसका नाम है बीटा, और कंपनी सोचिए यार हम बीटा बनाते हैं, एम इतना खर्चा करते हैं, छोड़ यार ऐसा करते हैं बीटा किसी फॉरेन जो है वो फॉरेन कह रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी से बनवा लेते हैं, और जो हमारे पास टाइम पैसे मजदूर वगैरह सेव होंगे उनसे हम कोई और काम कर लेंगे। कीपिंग दिस इन माइंड अब सवाल पढ़ते हैं। फलानी कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट नेम बीटा विच इज यूज एन इनपुट, करंट रिक्वायरमेंट इज 18,000 यूनिट्स पर एनम। अंडरलाइन कर दिया, काम की बात है, टोटल आपको कितना बीटा चाहिए, 18,000। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, ऐसे मौके पे हम छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस बुक के साथ ही कर लेते हैं। वर्किंग 1, करंट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बीटा कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल की 3,670 प्लस डायरेक्ट लेबर की 1,040
प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स की 770, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को फिलहाल हमने इग्नोर कर दिया। बताएं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई। आपने कहा 5480। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। सप्लायर साहब ने कहा यार ऐसा करो, बीटा हमसे खरीद लो 7,000 रुपए पर यूनिट का। अब देखने में तो ये बात बड़ी फजूल लग रही है कि 7,480 रुपए की चीज है और हम आगे 7,000 रुपए में क्यों खरीदे। लेकिन अभी लालच स्टार्ट नहीं हुआ। लालच तो आगे सवाल हमें देगा कि अगर तुम ऐसा कर लो ना, महंगी प्रोडक्ट खरीद लो, तो तुम्हारे मजदूर फलाना काम कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ने कहा टीम से हिसाब लगाया, कहा है कि हिसाब लगाओ कि हमें करना चाहिए कि नहीं। क्या लिखा है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। However, some labor would become available due to outsourcing of beta। जिससे हम एक तीसरी चीज बनाएंगे। तीसरी चीज का नाम है जी। जी कितने का बिकेगा, 5,800 रुपए पर यूनिट का। उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 2,600 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल। ईच यूनिट ऑफ जी वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर कंपेयर टू ईच यूनिट ऑफ बीटा। अब यहां थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व हो गई। उसने कहा कि लेबर जो है वो 20% ज्यादा लगेगा। फिलहाल लेबर की कॉस्ट क्या है, 1,040। तो ऐसी अमाउंट जिसमें से आप 20% डिक्रीज कर दो तो पीछे बचे 1,040। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। जी की एक्स जो है वो कॉस्ट होगी लेबर, वो 20% ज्यादा है, यानी कि इससे ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि 1,040 को 1.2 से इंक्रीज करो तो आंसर आ जाता है एक्स। हाँ जी, आपने कहा 1,300 रुपए इज द लेबर कॉस्ट। न्यू प्रोडक्ट का नाम क्या था, जी, ZEE। अच्छा, और क्या है, ईच यूनिट वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर। और क्या है, एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल बी 480 पर यूनिट। आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा टू जो है वो प्रोडक्शन ऑफ जी से ओवरऑल आपके फिक्स्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग। सर 1,040 को 80% नहीं समझेंगे, उस तरह भी करके देख सकते हैं। सवाल की इक्वेशन की स्टेटमेंट की वर्डिंग को जो है वो और से दोबारा देख लेते हैं। ईच यूनिट ऑफ जी would require 20% more labor as compared to each unit of beta। आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए। आपने कहा कि कोई टोटल अमाउंट है, उस टोटल अमाउंट का 80% है 1,040। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं 1.2, आप कहना, आपने कहा, आपके ख्याल में इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 1,248। आपने कहा कि 1,040 करंट प्राइस है, उससे 20% इंक्रीज करो तो आंसर आएगा 1,248। ऐसे, ओके। अब यहाँ इस तरह की जो है वो इंटरप्रिटेशन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आपकी जो चूंकि जो है वो इस स्टेटमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। उसने बस ये कहा है कि ईच यूनिट ऑफ जी वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर एज कम्पेयर टू यूनिट ऑफ बीटा। तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, 1,248 से गुजारा कर लेते हैं। शायद हमारा सोल्यूशन से थोड़ा सा गैप आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। हम इस टाइम जो है वो ओवरऑल बिग पिक्चर समझ रहे हैं। एक एक जो है वो इक्वेशन पे हमने परेशान नहीं होना। आपके कहने पे मेरी नज़र में लेबर की कॉस्ट है 1,248। तो डायरेक्ट मटेरियल तो ऐसा करते हैं, बातों बातों में पूरी कॉस्ट निकाल लेते हैं। वर्किंग टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ZEE। लेबर की आपने कही 1,248, डायरेक्ट मटेरियल की कितनी है 2,600, वेरिएबल की कितनी है, सवाल ने कहा 480। और बस डायरेक्ट मटेरियल लेबर VUH। देखें इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 4,328। स्टोरी तो आपको समझ आना स्टार्ट हो गई होगी। पहले आप जो चीज़ बनाते हैं वो 5,400 की बनती है। अगर आप वो चीज़ नहीं बनाएंगे, उसे बाहर से खरीद लेंगे, तो आप एक नई चीज़ बना सकेंगे जिसका नाम है जी, और उस जो है वो सस्ते में बन जाती होती है।
सवाल हमने पूरा पढ़ लिया, सवाल में जितनी इंफॉर्मेशन निचोड़ सकते थे निचोड़ ली। अब पीछे रह क्या गया? अब देखना है कि कौन सा वाला आउटकम जो है वो बेटर है। तो ऑप्शन नंबर 1, पहले तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। SNPL शुड, और शुड के आगे नॉट लिखने की थोड़ी सी स्पेस। SNPL शुड नॉट लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस, आउट सोर्स द प्रोडक्शन ऑफ बीटा बिकॉज, बिकॉज से आगे अब हमने वर्किंग टू स्टार्ट की। वर्किंग टू में हमारे पास मुख्तलिफ आउटकम्स अवेलेबल हैं, या तो हम आउटसोर्स करें या तो आउटसोर्स ना करें। बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होंगे? वर्किंग 1, रेलेवेंट जी, सर पीपी की में फुल फॉर्म बताते हैं। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, थैंक यू। रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अभी जो है वो दरवाजा खुला और एक टीए भाई ने मुझसे पूछा पीपी की फुल फॉर्म क्या है। आप लोग कहेंगे अचानक से पीपी की बात से स्टार्ट कर दी। रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। हाँ भाई, आउटसोर्सिंग का सबसे पहला फायदा क्या है? आउटसोर्सिंग का सबसे पहला फायदा ये है कि आप ये जो करंट आपकी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है 5480, ये आपकी सेव हो जाएगी। कॉस्ट सेव बाय नॉट प्रोड्यूसिंग बी, ये ऐसा आप कह सकते हैं। एडिशनल सीएम सेव्ड। अच्छा, अब यहाँ ना आपने जो बात की है इसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी साइंस है। आप अगर आईकैप का सॉल्यूशन देखें, इस सवाल का भी आगे देखेंगे, पिछले सवाल का भी देखा होगा, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। आईकैप हमेशा जाता है कंट्रीब्यूशन सेव्ड की तरफ, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन की तरफ। आपने देखा होगा मैं जान के इसका ऑपोजिट जाता हूं। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि ये स्टूडेंट के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रेवेन्यू अलग कैलकुलेट करें, सीएम अलग कैलकुलेट करें, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। सिर्फ एक चीज जो है वो आई कैप माइनस करके दिखा देता है, लेकिन इन माय ओपिनियन वो एक लाइन बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती हैं। इसलिए मैं जान के, आप मेरा फॉर्मेट देखें, आप आई कैप का फॉर्मेट देखें, मैं हमेशा रेवेन्यू कॉस्ट अलग कैलकुलेट करता हूं, अब लोगों के भले के लिए। बार बार कह रहा हूं कि ये जो सोल्यूशन है ये एक्सेल पे बनाया हुआ है किसी ने, ये आप लोगों की तरह जो है वो हाथ से जो है वो नहीं बना हुआ, इसलिए जो है वो इतनी साफ सुथरी सी जो है वो उसने आधे पेज पे ये सोल्यूशन जो है वो निकाल दिया। आप लोग चूंकि बेचारे कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि एडिशनल सीएम सेव के ऊपर ना जाइएगा। अलग कॉस्ट कैलकुलेट करें, अलग रेवेन्यू कैलकुलेट करें। कॉस्ट सेव्ड कितनी थी? करंट कॉस्ट 5480, 5480। और हम कितना बीटा बनाते होते थे? बीटा की प्रोडक्शन यूनिट्स थे 18000। यानी कि ज्यादा सही फिगर आनी है ₹000 कॉमन ले लेते होते हैं। 5480 इंटू 18000, $000 कॉमन ले लें। 98640, और जीरो के आगे 3 जीरो, जो कि हमें नहीं चाहिए। देख लें बाकी लोग भी, 98640 है, 000 कॉमन लेके। अब अगर कॉस्ट सेव की है तो आपने रेवेन्यू तो नहीं फोरगॉन किया। ये बीटा आगे यूज होता था किसी चीज में, या बीटा आगे इंटरनल उसमें यूज होता था? तो बीटा ना बना के आपने कोई रेवेन्यू तो नहीं लूज किया, या किया है? हाँ, आप रेवेन्यू एक्स्ट्रा कमा सकते हैं अगर आप बीटा नहीं बनाएंगे, तो आप एक नई तरह की चीज बना के बेच सकते हैं। ये वाली आवाज कौन सा है ये? चलो, जहां से भी है, रेवेन्यू
अर्न फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम ZEE। जी के आपने कितने सारे यूनिट्स बनाने हैं, सवाल ने आपको बताया कितनी प्रोडक्शन होगी जी की। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ जी इज 5800। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगा के हम ये बता सकते हैं कि कितनी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ बीटा होगी। सवाल ने कहा था कि बीटा के 18,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होने हैं, बट सवाल ने हमें ये भी बताया था। ओके दोस्तों, एक और चीज जो है वो क्लियर हो गई। ये जो 20% मोर लेबर लगना था, इससे एक और चीज क्लियर हो सकती है, वो ये कि आप ये जो नई वाली चीज है जी, इसके कितने यूनिट्स बना सकते हैं। वर्किंग टू प्रोडक्शन ऑफ ZEE। अगर 18,000 यूनिट्स बीटा के बनने थे, जी के यूनिट्स को 20% ज्यादा लेबर चाहिए होगी। अब सवाल ने ये थोड़ी कहा कि लेबर जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, यानी कि ये वाली अमाउंट इंटू 1.2 इस 18,000। तो जरा एक्स कैलकुलेट करके बताएं कि जी फिर कितना बनेगा। राउंड फिगर है, देख के अच्छा लगा। अब ये जो हम पहले लेबर की फिगर में परेशान होते फिर रहते हैं, अब हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था कि लेबर कॉस्ट, ये छेड़ने की जरूरत है क्या, उसने हमें लेबर की जो दूसरी वाली कॉस्ट है उसने बताना, मैं बेहतर समझा। नहीं समझा, चले फिर ऐसा करते हैं, लेबर को नहीं छेड़ते। लेकिन ये 15,000वीं एडजस्टमेंट पे मैं जो है वो इंतही कॉन्फिडेंट हूं। ये क्योंकि सवाल ने हमें कहीं और बताना बेहतर नहीं समझा कि जी के कितने यूनिट्स बनेंगे, तो फिर 15,000 ही होंगे। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम जी 15,000 यूनिट्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है, ये सवाल ने आपको बताई थी। एडजस्टमेंट वन में चेक करें, उसने कहा था 5,800 पर यूनिट। 15,000 इंटू 5,800, कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे, 5,800 इंटू 15, 000 ऑलरेडी कॉमन ले लें। एक दफा दोबारा समझा रहे हैं। सवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, यानी कि यहां से पता लगा कि एक्स्ट्रा लेबर नहीं आ सकता। फिर सवाल ने हमें यह कहा कि ईच यूनिट ऑफ जी वुड रिक्वायर 20% मोर लेबर कंपेयर टू ईच यूनिट ऑफ बीटा। इसका मतलब ये, अगर हम आसान कैलकुलेशन करें, अगर बीटा को 100 यूनिट्स चाहिए और जीटा को 120 यूनिट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, और आपके पास टोटल 480, या चलो कोई ऐसी फिगर लेते हैं जो दोनों के टेबल में आ जाए, टोटल आपके पास 1200 आवर्स अवेलेबल है ओनली। तो बी की प्रोडक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 12 यूनिट्स। अगर 120 यूनिट्स बन सकते हैं जी के, तो जी की प्रोडक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 यूनिट्स। तो अगर सवाल ने आपको ये इंफॉर्मेशन देके कहा जो जी है उसका बी के मुकाबले में 20% एक्स्ट्रा लेबर जो है वो आवर्स लगते हैं, बी के फॉर एग्जांपल 100 है तो जी के जाहिर सी बात है 120 होंगे। तो बताएं प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज होगी। अब 10 और 12 का आपस में क्या रिश्ता है, 12,000 इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2, यानी कि इनमें से अगर हमें कोई एक भी फिगर ना पता हो, 12,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.2 डिवाइड करेंगे, क्या आपके पास एक्स इज इक्वल टू 10,000 नहीं आ जाएगा। इस सिंपल एग्जांपल से कुछ हालात बेहतर हुए। लेबर लिमिटेड है, लेकिन जो नई चीज है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम को फिक्स रखते हुए आपकी प्रोडक्शन कितनी डिक्रीज होगी, इस इक्वेशन से हमने पता लगा लिया। ओके जी, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम जी 15,000 इंटू 5,800, क्या फिगर बताई थी आपने, नहीं बताई थी, दोबारा बता दे, नो प्रॉब्लम। 5,800 इंटू 15,
87,000 राउंड फिगर देख के अच्छा लगा। क्या ये चीज भी पॉजिटिव है? पैसे कमाए ना, अच्छी बात है, पॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड, कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जी, 15,000 यूनिट्स बनाने, और एक यूनिट आपसे कितना खर्चा करवाएगा? 4328 का। 4328 इंटू 15, 64920। हाँ जी, कोई और फायदा या कोई और नुकसान? हमने चीज नहीं बना के बेच दी, उसका जो है वो कॉस्ट हो गई। कॉस्ट जो है वो हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये बुरी बात है कि हमारा खर्चा हो रहा है। क्या सवाल ने हमें और कोई पॉजिटिव बात बताई? सवाल ने ये कहा था कि अगर हम आउटसोर्स कर दें तो इससे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके 1.9 मिलियन पर एनम से कम हो जाएंगे। अब यहाँ वर्ड पर एनम हमें तंग करेगा। टोटल हमें कितनी प्रोडक्शन करनी थी? महीने में करनी थी, साल में करनी थी? तो पहली लाइन में लिखा है 18,000 पर एनम, यानी कि पर एनम वाला मसला जो है वो हमें पेश नहीं आएगा। यहां बस सिंपली हमने लिख देना है फिक्स्ड कॉस्ट सेव्ड। कितनी? 1.9 मिलियन है पूरे साल की, तो 000 कॉमन लेके वो हो जाएगी 1900। ये तो लगेगी एक्स्ट्रा, नहीं सेव होगी। स्टेटमेंट दोबारा पढ़े। आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा एंड प्रोडक्शन ऑफ जी वुड रिजल्ट इन नेट रिडक्शन, रिड्यूस मीन कम करना, इन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो अगर कॉस्ट कम हो रही है वो तो अच्छी बात है, वो तो पॉजिटिव बात है। अब इन सालों का टोटल कर ले। कॉमन सेंस कहती है कि इंतहाई पॉजिटिव आंसर आएगा। 122,620। और चूंकि हमने 000 कॉमन ले लिए थे, इसका मतलब ये चीज मिलियंस में। वर्किंग टू, लेकिन एक मिनट दोस्तों रुको, सबसे बड़ा खर्चा तो हमने लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। कौन सा भला? अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो हमने नई वाली चीज महंगी वाली भी तो खरीदनी है। वो हम कैसे भूल गए? अच्छा हुआ अभी मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, टेबल में हमने एक और रो इंसर्ट की। हमने बहुत महंगी वाली चीज भी खरीदनी है। टेबल, इंसर्ट रो बिलो। आउट, सर एसपी माइंग, बाइंग कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे। वही करने लगा हूं, आउटसोर्सिंग की कॉस्ट। कितने सारे यूनिट्स आपने बाहर से मंगवाने हैं? 18,000। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट आपको कितने सारे पैसों का पड़ेगा? 7,000 रुपए का। तो 000 कॉमन लेके 7 इंटू 18,000 क्या होता है? एक दफा सवाल फिर गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। वेरिएबल कॉस्ट हमने जो है वो सेव कर ली। हमने 7,000 यूनिट्स जो है वो बहुत महंगे वाले खरीद लिए। शॉर्टेज ऑफ लेजर लेबर होगी, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, 1.9 मिलियन हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के अब दोबारा से इसका टोटल करते हैं। ये 126,000 हमने पैसे दे के चीज खरीदनी है, नहीं कि इंतहाई नेगेटिव हुआ। अब हमें इस बात का शक है कि पता नहीं आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जरा देखिएगा। +3380, -3380। इसका फिर नाम हम क्या लिखेंगे? नेट
रेलेवेंट कॉस्ट। तो यार ये तो परेशानी वाली बात है, खर्चा ज्यादा हो गया, फायदे कम है। इसका मतलब ये है कि हमें मशवरा क्या देना चाहिए कंपनी को? SNPL शुड नॉट आउटसोर्स the production of beta because it results in net cost of rupees 3380 000। मैंने 22 लिख दिया, 33 कर लेते हैं इसे। कहां से आई ये फिगर बताना ना भूलिएगा, वर्किंग नंबर 1 से आई ये फिगर, बल्कि वर्किंग नंबर 3 थी ये तो। नहीं जी, छोटा सा इजी सा सवाल जिससे हमने मेक और बाय के ऊपर गौर फिक्र किया। एक दफा फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव था। एक पॉजिटिव चीज थी कि वो जो पैसे आपने करंट चीज बनाने पे लगाने थे वो बचा लिए, वो अच्छी बात है। नेगेटिव, आपको वो चीज महंगी खरीदनी पड़ेगी, वो क्या है? नेगेटिव है, एक्स्ट्रा खर्चा है। फिर क्या? अवाम ने कहा क्या सर टेबल्स बना के फिगर नहीं निकालेंगे क्या? टेबल ही तो बनाया है। सॉरी, मुझे सवाल कोई नहीं समझ आया। चलें, तब तक आप टाइप करें, तब तक मैं जो है वो सोल्यूशन का कोई बंदोबस्त करूं। लें जी, ये आ गया सोल्यूशन। ऊंची आवाज में बोलें सुभान अल्लाह। 3380 100% मैच। सर फिगर्स क्या क्या निकालनी, कोई फॉर्मूला होता जिससे हम भूल जाते हैं चीजें निकालना? नहीं यार, फॉर्मूला नहीं, सिंपल सी लॉजिक है। आपने कोई चीज, अब इसे घर के ऊपर ले आए, आपको पता है जब कोई एग्जांपल बिजनेस से ना समझ आ रही हो मैं घर पे ले जाता हूं। आप घर पे बिरयानी बनाते होते थे और आगे जो है वो हमसाये को बेच देते होते थे। आपके घर वालों ने कहा यार क्या तुम ऐसा कर रहे हो, घर पे बिरयानी बनाते हो, उसमें जो है वो बोटी भी खुद ही डालते हो, ये सारा कुछ भी खुद ही करते हो, ऐसा करो बिरयानी जो है वो बाहर से लाके दे दो, तुम ऐसा करो पास्ता बनाना शुरू कर दो। अब इसके क्या फायदे क्या नुकसान है? पहली बात ये कि आप बिरयानी घर पे जो बनाते थे उसमें चावल डलते थे, उसमें बोटी डलती थी, उसमें जो भी सारा मसाला वसूला डलता था, अब उसके पैसे आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। माशाल्लाह, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बिरयानी पे जितना खर्चा लग रहा था वो आपका सेव हो गया। टेबल में पॉजिटिव करके लिख दें बिरयानी में कितना खर्चा होना था। फिर अगला, क्या नुकसान? आप बिरयानी जो आगे हमसायों को बेचते थे अब नहीं बेच सकेंगे, ओहो, उसका खर्चा आप नहीं कमा सकेंगे, नेगेटिव। लिख दें बिरयानी ना बेचने से आपका कितना नुकसान हो गया। ऑन द अदर हैंड, पास्ता आपने जो है वो बाहर से खरीद के जो है वो बेचना शुरू कर दिया। पास्ता बाहर से आप खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, जरूर उसकी जो है वो बहुत सारी कॉस्ट होगी। उसकी कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, अपने टेबल में जाके लिख लें नेगेटिव में, कि आप जेब से खर्चा कर रहे हैं, जेब से खर्चा करते तकलीफ होती है, दैट इज नेगेटिव। और इसका आगे फायदा क्या होगा? आप वो पास्ता अपने नेबर को जरा महंगा बेचेंगे, कि आपने महंगा खरीदा तो जाहिर सी बात है आप भी महंगा बेचेंगे। वो जो हमसाया आपको पैसे देगा उसका रेवेन्यू, वो रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब जेब में पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये पॉजिटिव है। और अगर अम्मी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करो बिरयानी के बजाय पास्ता बनाना शुरू कर दो, तो हर महीने जो गैस का सिलेंडर आता है वो वाला सिलेंडर भी परचेज नहीं करेंगे। सिलेंडर परचेज नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है, इससे तो पैसे सेव हो जाएंगे। तो जो पैसे सेव होते हैं वो पॉजिटिव जाके लिख दें। हाँ जी, जबरदस्त। क्या टाइम हो गया? अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, यानी कि हम एक सवाल और भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग वाला। एक बहुत आसान सा टॉपिक होता है ये। इसमें स्टोरी कुछ यूं होती है कि आपके पास कोई एक चीज जो है वो लिमिटेड है, या तो मजदूर कम है, या तो कोई सा मटेरियल कम है, या तो पैसे कम है। तो आपने हिसाब लगाना होता है कि यार मैं कौन सी चीज बनाऊं, कौन सी चीज ना बनाऊं कि मेरा जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हो सके, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं। इससे पहले कि मैं आपको जो है वो आई कैप का सवाल कराऊं, मैंने एक क्यूट सी जो है वो एग्जांपल खुद से बना के आपके सामने रखी हुई है। देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। सेल प्राइस है, कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है।
और साथ अवेलेबल फंड्स भी हैं। वैसे तो जो है वो आपके पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिलहाल अवेलेबल फंड्स की बात करते हैं, या केस 3 डायरेक्ट कर लेते हैं अवेलेबल आवर्स का। अगर केस 2 और केस 3 की बातों को इग्नोर कर दूं, मैं सिर्फ पहली 3 लाइनों को देख के कहूं कि आपसे फैसला करें, मुझे बताएं आइसक्रीम बनाना सबसे फायदेमंद चीज है, चीज केक या जलेबी? वजह? आपने कहा चीज केक। क्यों चीज केक जो है वो लोगों को पसंद होता है, इसलिए? सीएम ज्यादा है, जबरदस्त। आपने कहा कि जिस चीज की कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा हो वो चीज बना के बेचने का जो है वो हमेशा ज्यादा फायदा होता है। अब अवेलेबल फंड्स अगर आपके पास कम हो तो आप हर चीज की अनलिमिटेड प्रोडक्शन तो नहीं कर सकेंगे। अब आपको जो है वो इस लिमिट्स के अंदर अंदर रहते हुए जो है वो काम करना पड़ेगा। फिलहाल केस 2 में जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो टाइम लगेगा। आपने कहा रैंक में करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको जो है वो पहले इसका थोड़ा सा आइडिया है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें मैं थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे दूं। इस तरह की सिचुएशन में कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। आइए जरा स्टेप्स देखें। स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इस वाली एग्जांपल में आपकी आंखों के सामने हुआ पड़ा है। फिर नंबर 2 है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के आगे देखें मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो चीज सबसे पहले एंड हो जाए। 90% सवालों में सवाल आपको खुद बता दिया करता है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, और अगर लिमिटिंग फैक्टर ना बताए तो भी जो है वो आगे जाके बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। फिर है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट भी आपके सामने केस 3 वाली लाइन अगर आप चेक करें लेबर आवर्स वाली, तो लिखा हुआ है कि एक जो है वो आइसक्रीम बनाने में या एक चीज केक बनाने में जो है वो कितना टाइम लगता है, और आगे हमने लिख दिया अवेलेबल आवर्स आर 24। ये भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर आ गया। अब स्टेप नंबर 4 शायद आपके लिए नई बात हो। डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विद लिमिटिंग फैक्टर यूज पर लिमिट। अब स्टेप 4 से जो है वो मैं यहाँ साइड पे करना स्टार्ट करता हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आपने डिवाइड करना है, यानी कि 250, 270 और 89 डिवाइडेड बाय आवर्स। अब 0.15 आवर्स को मुझे बताएं, जीरो सॉरी 15 मिनट को आवर्स की जबान में आप क्या बोलेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 60। 50 मिनट्स 50 डिवाइडेड बाय 60। और 10 मिनट्स 10 डिवाइडेड बाय 60। जरा मुझे इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल के दीजिएगा। ओवरऑल 250 डिवाइड बाय 2.5 0.25। 250 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 60। और अगर आपको ये चीज बुरी लग रही है तो ऐसा करें, 60 को गोली मारें। आवर्स में कन्वर्जन वगैरह बाद में करते रहेंगे, फिलहाल सिर्फ मिनट से डिवाइड कर लेंगे। 15, 50 और 10। देखिए स्टेप 4 का नाम क्या है? डिवाइड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट विद लिमिटिंग फैक्टर यूज। लिमिटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय एक यूनिट पे कितना सारा लिमिटिंग फैक्टर लग रहा है। तो चीज केक ₹250 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको कमा के देता है, और वो आपके 15 मिनट खा जाता होता है। और हमने हिसाब लगाया कि अवेलेबल आवर्स जो है वो सिर्फ थोड़े से हैं, 24 हैं। आपने कहा 16.67, 5.4 और 8.9। ये जो फिगर आई है इसे हम प्यार से बोलेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे आपने करनी होती है रैंकिंग। तो रैंकिंग तो बहुत आसान सा काम है। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 16। सेकंड नंबर पे बड़ा नंबर है 8.9, और थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है 3। स्टेप नंबर 5 भी क्लियर? स्टेप नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम हिसाब लगाते हैं कि अब हमने इस लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते रहते कैसे प्रोडक्शन करनी है। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बना देता हूं। यहां चीजों का नाम लिखें। ऑलरेडी ये लिखा है आइसक्रीम, चीज केक, जलेबी। और यहां लिखें आप चौथे कॉलम में लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर ऐसा करें 24 घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। 24 × 60 क्या होता है?
1440 आपके पास अवेलेबल हैं मिनट्स। अब रैंकिंग ये कहती है कि सबसे खूबसूरत चीज है आइसक्रीम। आइसक्रीम के नीचे लिखा है मैक्सिमम डिमांड इज 90। सर ये टेबल मैं बोल रहा था। अच्छा हाँ, तो ये टेबल तो हम इधर चाहिए ना उसमें, लिमिटिंग फैक्टर वाले सवाल में, मेकर बाय में थोड़ी। चले कोई नहीं, आपको समझ आ गई, अच्छी बात है। 1440 आइटम्स अवेलेबल हैं और आपके पास जो है वो एक अदद फर्स्ट सबसे रैंकिंग है आइसक्रीम की। लेकिन आइसक्रीम के नीचे लिखा है मैक्सिमम डिमांड 90, यानी कि आप 90 से ज्यादा आइसक्रीम नहीं बना सकते। तो आप मैक्सिमम कितनी आइसक्रीम बनाएंगे? पूरे के पूरे 90 यूनिट्स। ये यहां हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, और ये बात हो रही है मिनट्स की। इन्हें आपस में कंफ्यूज ना कीजिएगा। मुझे सोच के बताएं 90 आइसक्रीमें बनाने में आपका कितना टाइम लग जाएगा? एक आइसक्रीम 24 कह रहा हूं 15 मिनट आपकी खा जाती है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 1500 मिनट। अभी एग्जाम्पल ऐसी थी कि आप जो है वो 1500 आइसक्रीमें तो बना ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? 1440 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, आपने कहा 1350, मैं भी इमोशनल हो रहा हूं। आपने कहा 1350 मिनट्स हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे 90 आइसक्रीम्स बनाने में। अब बताएं पीछे कितना टाइम रह गया? 90 मिनट्स। सेकंड नंबर पे रैंकिंग में कौन है? जलेबी। जलेबी के अब हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं? जलेबी का एक यूनिट बनाने में 10 मिनट लगते हैं और आपके पास टोटल 10 मिनट्स 90 मिनट्स अवेलेबल है। तो कॉमन सेंस कहती है 10 9 90। आप प्रोडक्शन जलेबी की 9 की करेंगे, 90 के 90 लिमिटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो गया, पीछे बच गया 0। एट द एंड आपकी वर्किंग क्या है कि आपने 90 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बनाए, 9 यूनिट्स ऑफ जलेबी बनाए, तभी आप जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा सकेंगे। दिस वाज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, सिंपलेस्ट सवाल जो कि आपको मैं करवा सकता था मेक एंड बाय प्रोडक्ट का। मजे की बात है, ये सवाल करने में हमारे सिर्फ 5 मिनट लगे। ये सवाल हमने शायद 329 पे स्टार्ट किया था और अब 336 हुआ। जबरदस्त। अब आसान एग्जांपल हमें समझ आ गई है, तो हम जो है वो थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल जाते हैं। आपस की बात है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी आई कैप की बुक की एग्जांपल है। उसके फौरन बाद जो है वो हम आई कैप की एग्जांपल पे जाएंगे, आई कैप के जो है पास्ट पेपर पे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कर लेते हैं, टाइम बहुत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने सारे के सारे स्टेप्स करने हैं। पिछले सवाल में तो मैं आपको आधे स्टेप्स खुद ही करके दे दिए थे। डिस्क्रिप्शन, इसे ऑरेंज कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारी प्रोडक्ट ए, फिर प्रोडक्ट बी, फिर प्रोडक्ट सी। रिक्वायरमेंट यही है कि मैक्सिमाइज करें अपनी उसको, चूंकि आईकैप की एग्जांपल है वो जो है वो आपको सॉल्व करके दिखा देता है। चलें, लेकिन आपके कहने पे रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूं। क्रिएट प्रोडक्शन प्लान फॉर ईच प्रोडक्ट, के कौन सी प्रोडक्ट कितनी सारी बनानी है। फॉर्मेट बन गया आपके पास डिस्क्रिप्शन, फिर आगे प्रोडक्ट ए बी सी डी। स्टेप वन। अब आप मुझे स्टेप्स याद करें जरा। स्टेप वन क्या था कि आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा? ए की आपके पास सेल्स प्राइस क्या है? 15.5। तो 15.5 माइनस ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? -3, -6, -2। फिक्स कॉस्ट को कर दें इग्नोर। आपके पास आ गया ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4.5। बल्कि इसे अलग अलग लाइनों में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, शायद ये थोड़ा सा इससे कंजस्टेड हो जाए, लेकिन चले कोई नहीं, आपको समझ आ रही है ना। बी, सेल प्राइस क्या है? 29, माइनस वेरिएबल खर्चे कितने हैं? मटेरियल के 6 रुपए, लेबर के 12 रुपए, वेरिएबल के 4 रुपए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7 रुपए पर बी। सी के केस में सेल प्राइस क्या है? 11.5, माइनस वेरिएबल खर्चे 5 रुपए मटेरियल के, 3 रुपए लेबर के, वेरिएबल का 1 रुपया, गोली मारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को, आपके पास आ जाएगा
सी का 2.5 और डी का सेल प्राइस है 27 माइनस मटेरियल का खर्चा 6 रुपए, लेबर का खर्चा 9 रुपए, वेरिएबल का खर्चा 3 रुपए। लें जी, जल्दी से हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप 2 क्या था? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। सवाल ने आपको लिमिटिंग फैक्टर बताना बेहतर समझा। सवाल ने कहा कि डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 12 रुपए पर आवर टू मीट द सेल्स डिमांड, दे वुड रिक्वायर 12,000 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम, ओनली 6,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल। सवाल ने मुंह से बता दिया कि यार 6 घंटे से ज्यादा आपके पास लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है। अब आइडेंटिफाई करें कि लेबर आवर्स एक यूनिट पे कितने लगते हैं। स्टेप 2 ऑलरेडी हुआ हुआ है, सवाल ने आपको बता दिया। स्टेप 3 था, आपको चाहिए लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट का सवाल ने आपको बताना बेहतर समझा कि एक यूनिट पे कितने सारे घंटे लग रहे हैं। ओ भाई नहीं, वो स्टेप 4 था। पहले तो आपको चाहिए कि एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं। तो सवाल ने आपको बताना बेहतर नहीं समझा, लेकिन सवाल ने आपको एक हिंट दिया है। सवाल ने कहा है कि 1 घंटा काम करने का मजदूरों को $12 मिलते हैं। तो जरा डिपार्टमेंट ए देखिएगा, प्रोडक्ट ए देखिएगा, लेबर कॉस्ट है 6 रुपए। तो जरा कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, अगर घंटे काम करने का 12 रुपए मिलता है और हमने मजदूरों को 6 रुपए दिया हुआ है, तो कितने घंटे काम किया होगा मजदूरों ने? 6 डिवाइडेड बाय 12, 0.5, समझ गए आप। इसी तरह दूसरे केस में 12 फिक्स्ड है, 12 कांस्टेंट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 12 रुपए, तो 12 डिवाइडेड बाय 12, पूरा 1 घंटे काम किया होगा। स्टेप 3, लेबर कॉस्ट तीसरे की है 3 रुपए, 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 0.25 होता है। और चौथा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 9 रुपए, 9 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है? 0.75। स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 है जिसकी आप बात कर रहे थे, सीएम डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 7 डिवाइडेड बाय 1, वो क्या होता है मुझे पता है, वो होता है 1। 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25 और 9 डिवाइड बाय 0.75, जरा तीन चारों कैलकुलेशंस करें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। पहला वाला आप कह रहे हैं 9, दूसरा वाला 7 है, तीसरा वाला 9, 10 और 12। ले जी, अब इसकी बेस पे हमने करनी है RANKING रैंकिंग। सबसे बड़ा नंबर होता है 12, फिर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा नंबर होता है 10, फिर थर्ड पे 9 और फोर्थ पे 7। साथ लिख दें, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब इसके बाद हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि उसमें एक और कॉलम भी आना है। नहीं जी, डिस्क्रिप्शन ABCD और आखिरी कॉलम में लिमिटिंग फैक्टर। कितना है लिमिटिंग फैक्टर? 6,000। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा यूनिट बनाना चाहिए। तो कॉमन सेंस कहती है रैंकिंग 1, हमें फर्स्ट वाली चीज सबसे ज्यादा बनानी चाहिए। बट फर्स्ट वाली चीज की टोटल डिमांड कितनी है, सवाल ने आपको बताया होगा। चेक करें, सवाल में लिखा है कि सेल्स डिमांड ऑफ डी इज 4,000 यूनिट्स। सबसे पहले तो चेक करें कि आप 4,000 यूनिट्स बना भी सकते हैं कि नहीं। 4,000 यूनिट्स, अभी मैं रफ वर्क के तौर पे कर रहा हूं, 4,000 मल्टीप्लाई बाय डी के एक यूनिट बनाने में लगते हैं 75 घंटे, 0.75 आवर्स। तो 4,000 इंटू 0.75 क्या होता है? कैलकुलेट करके टाइम जाया नहीं कीजिएगा। मुझे पता है कि कोई भी चीज अगर 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज इंक्रीज के बजाय डिक्रीज होती है। तो आंसर जो भी होगा 4,000 से कम होगा। मुझे इससे गर्ज नहीं आंसर क्या है, मुझे इस चीज से गर्ज है कि वो 6,000 से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर 6,000 से कम है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इस चीज से गर्ज होगा कि फिर टोटल आज कितने होंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन ऑफ डी करेंगे। कितने यूनिट्स हम मैक्सिमम बना सकते हैं? 4,000। और घंटे हमारे उसमें कितने लग जाएंगे?
-3000। तो इस प्रोडक्शन के बाद कितने घंटे आपके पास रह जाएंगे? 3000। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? प्रोडक्शन करनी चाहिए सेकंड नंबर वाली, प्रोडक्शन ऑफ सी करनी चाहिए आपको। प्रोडक्शन ऑफ सी कितना जो है वो आपके पास लगते हैं घंटे? 0.25। आपके पास 3000 घंटे अवेलेबल हैं और एक यूनिट को चाहिए 0.25। तो बताएं मैक्सिमम कितने यूनिट्स ऑफ सी बना सकते हैं आप? 3 4 12, 12000। बंदा पूछे सी के कितने यूनिट्स आपको बनाने हैं, सी के आपको सिर्फ 8000 यूनिट्स बनाने हैं, यानी कि आपके पास वाफिर मकदार में जो है वो सी बनाने के लिए टाइम अवेलेबल है। 8000। 8000 बनाने में आपका कितना खर्चा होगा? 8000 इंटू 0.25, 2000 घंटे आपके माइनस हो गए। अभी भी आपके पास माशाल्लाह से पूरे 1000 घंटे अवेलेबल हैं। किसकी प्रोडक्शन के लिए? थर्ड पे कौन आया था? थर्ड पे आया था ए। अब ए की प्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए, आपके पास सिर्फ 1000 यूनिट्स पड़े हैं और ए का एक यूनिट पे आपको चाहिए होते हैं 0.5 आवर्स। तो टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है? 2000 यूनिट्स की। ए के कितने यूनिट्स बनने हैं सवाल में? ए की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 4000। लो जी, यहां के ब्रेक लग गई। हम ए के 2000 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी। तो ए के आगे हमने लिखा 2000, यहां लाके हमने पूरा 1000 माइनस कर दिया। ले जी, लिमिटिंग फैक्टर हो गया खत्म। एट द एंड टोटल कर दें। टोटल ए के 2000 यूनिट्स बने, बी का कुछ भी नहीं बना, आगे लिख दें 0। सी के 8000 यूनिट्स बने और डी के 4000 यूनिट्स बने। दैट इज योर प्रोडक्शन प्लान, दैट्स इट। इतना सा सवाल था, क्यों सा। तो हमने 15 मिनट में 2 सवाल कर लिए, इतना ही जो है वो आसान सा जो है वो टॉपिक है। अब ऐसे मौके पे क्या मैं आपको इंतहाई कॉन्फिडेंस से होमवर्क दे सकता हूँ? जबरदस्त। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन घबराना नहीं है, मैं क्लास में करा भी दूंगा, लेकिन एक दफा जो है वो खुद भी टक्कर मार के आइएगा। ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी वही है जो हमने निकाला होगा। इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऑटम 24। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। वैसे तो आपको देखने में 18 नंबर, अब हमने कहा सर जो टेस्ट रहते हैं वो चेक करवा दें प्लीज। जुहेब भाई, जुहेब साहब से बात करें, वो इजीली करवा देंगे। वो फर्म में हैं, थोड़ा सा बिजी होते हैं, लेकिन आप जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करें, वो कर देते होते हैं बाकी, उसकी टेंशन ना लें। नहीं मतलब आप दे दें। क्या? हाँ अब दे दें, हाँ जरूर दें। मतलब हो जाएंगे चेक इंशाल्लाह। हाँ दिए जा सकते हैं। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क है, कल मैं लेकिन क्लास में भी करा दूंगा। पूरा क्लास का टाइम पूरा हुआ चाहता है मुझे बोले। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल। जी जी, स्क्रीनशॉट जरूर लें। मैं मजीद जूम कर देता हूँ, छोटा सा तो सवाल है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो थियोरेटिकल है। फिर ही कैसे करेंगे कॉमन सेंस से? चले मैं करा देता हूँ। आइडेंटिफाई द ब्रीफली टू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट सपोर्ट्स आउटसोर्सिंग एंड टू दैट अपोज इट। थोड़ा सा दिमाग लगाएं यार, आपने चीज आउटसोर्स कर दी, क्या फायदा है क्या नुकसान है? आउटसोर्स का फायदा ये है कि शायद अज्यूम करें कि आपने बिरयानी जो आप पहले खुद बनाते थे वो आपने बाहर से लेके जो है वो अपने घर वालों को देनी स्टार्ट कर दी। तो बिरयानी आप बाहर से बना के दे रहे हैं, तो आपकी बिरयानी पता नहीं कैसी होती होगी, बाहर वाली बिरयानी मजे की ज्यादा होती होगी। तो जो लोग जिनका मकसद ही सा जिंदगी का बिरयानी बनाना है, तो वो ज्यादा अच्छी बिरयानी बना देते होंगे। तो इससे जो है वो आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। एक फायदा। दूसरा फायदा, आपका टाइम जाया नहीं होगा। आप जिस टाइम में आपने बिरयानी बनानी थी उस टाइम में आप होमवर्क कर लेंगे जाके। एक और फायदा, आपका टाइम सेव हो जाता है। नुकसान, बिरयानी बनाने का क्या नुकसान है? क्या पता बाहर वाली बिरयानी से खा के आपका पेट खराब हो जाए।
क्या पता बाहर वालों ने जो है वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ किए हों, क्या पता बाहर वाली बिरयानी महँगी इतनी हो कि शायद आपको जो है वो बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो थ्योरी ऐसे होती है। थोड़ा-सा बस जो है वो दिमाग लगाएँ, थ्योरी बहुत आसान होती है सीएमए की, पहले तो आती बहुत कम है 2-4 नंबरों की, थोड़ा-सा आप उसके ऊपर लॉजिक लगाएँ तो ईज़िली 2 से 3 नंबर लिए जा सकते हैं। आई गेस आज का टाइम ऊपर हो गया, मुझे बोलना अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग, अल्लाह हाफ़िज़।